नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आपने ग्रेड थर्ड के लिए मैथ का सॉल्यूशन लेके आए हैं, यानी ग्रेड थर्ड के लिए जो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। ऑनलाइन तो अपनी होती है एसएस एजुकेशन ऐप पे, और जो ऑफलाइन है वो अलग अलग आपके सेंटर्स जो भी हैं आपके, उनके ऊपर आपकी जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो रखी है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कौन कौन से सेंटर पे अभी अपने चल रही है करंट के अंदर, अगर मैं उनकी चर्चा कर लूँ थोड़ी सी, तो पहला जो सेंटर है आपके रायसिंह नगर के अंदर है। कहाँ पर है भैया? रायसिंह नगर के अंदर। दूसरा जो सेंटर है वो आपके चल रहा है गजसिंहपुर में, गजसिंहपुर। तीसरा जो ऑफलाइन सेंटर चल रहा है वो है आपके सूरतगढ़ में। कहाँ पे है वो आपको अपने चैनल संतवीर सर जो RES है उसके ऊपर मिल जाएगी। फोर्थ आपके चल रही है पेलीबंगा, ठीक है। और फिफ्थ है आपके हनुमानगढ़। और अभी प्रस्तावित है कुछ ही समय बाद में श्री गंगानगर, ठीक है। जैसे ही अपडेट हो गई आपको सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपने हो सकता है इन सेंटर्स पे ऑफलाइन टेस्ट दिया हो या आपने एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन टेस्ट दिया हो। जो आपके लेवल 1 है उसमें पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट था वो केवल और केवल किसका हुआ भैया? जीके का हुआ था। किसका हुआ था? जीके का। अब जो आपका थर्ड जो टेस्ट है इसके अंदर आपके जीके के साथ साथ में आपका जो सब्जेक्ट है वो भी पूछा गया। L1 की अपनी बात करें तो सब्जेक्ट में आपका हिंदी है, इंग्लिश है, SST है। इसके अलावा आपके जो साइंस और जो मैथ है ये भी आपको पूछे गए थे जिनमें इन सब्जेक्ट्स के अंदर 5 तो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं और 4 टीचिंग मेथड के, यानी प्रत्येक के 9 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से पूछे गए थे। अपने साइंस का सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब अपने बात करेंगे जो आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी बारे में चर्चा करेंगे और उनका क्या लेवल था, क्या कुछ था, वो सारी चर्चा अपने करेंगे। क्वेश्चन आपके एक बेहतरीन लेवल के आपको मिले थे, जो नंबर सिस्टम था उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। मानते हैं एक क्वेश्चन जो है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी मानवीय भूल हो गई थी। इट मीन्स टाइपिंग एरर था एक छोटा सा। वो टाइपिंग एरर की वजह से हो सकता है उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट ही ना किया हो, छोड़ दिया हो, या आपने सत्य या असत्य जो भी आपने मान के किया है तो उसको थोड़ा आप अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपने चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके टीचिंग मेथड का है और मैथ का क्वेश्चन है। अच्छा लेवल का प्रश्न है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा अगर मैं जूम कर पाऊँ तो उसको जूम करूँगा, बिल्कुल जूम हो रहा है। ये आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति संभव है क्या कहलाता है? किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति संभव है उसे क्या कहते हैं? प्रविधि कहते हैं, विधि कहते हैं, युक्तियां कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, इनमें से क्या होगा? तो इनके बारे में पहले थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रविधि क्या होती है, विधि क्या होती है और युक्तियां क्या होती है, ठीक है। तो प्रविधि जो है, यानी जिसको इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो? इंग्लिश में आप इसको मेथड बोलते हो। क्या बोलते हो भैया? मेथड। क्या बोलते हो? मेथड। होता क्या है देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, सॉरी इसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रविधि को मेथड नहीं बोलते हैं, माफी चाहूंगा, एक मिनट वापस देखो। प्रविधि जो है, प्रविधि को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? टेक्निक। क्या बोल सकते हो? टेक्निक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टेक्निक बोल सकते हो। यानी आप कोई भी चीज डिलीवर कर रहे हो, टीचिंग करवा रहे हो, पढ़ा रहे हो, उस समय आपके पढ़ाने के लिए जो विधि यूज कर रहे हो, उस विधि के अंदर जो भी पैटर्न आप यूज कर रहे हो, विधि के अंदर क्या यूज कर रहे हो? पैटर्न। उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? प्रविधि या टेक्निक कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा कि कैसे कोई भी आपको प्रश्न पूछना है या बच्चे आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो प्रश्न किस लेवल का है, कैसा है, या आप कह सकते हो कि उसकी
प्रश्न को बोलने की स्पीड जो है या गति क्या होनी चाहिए, गति को समझाने के, या कोई बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है तो आपके हाव भाव किस तरह आपने प्रकट करने हैं, तो ये सारे की सारी जो आपकी प्रोसेसिंग है ये आपकी क्या कहलाती है, विधि के अंदर आपकी प्रविधि कहलाती है। ठीक है, विधि क्या हो गई, आपका तरीका हो गया पढ़ाने का, क्या तरीका है कि वह आप संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, कौन सी विधि से, यानी कि जिसको आप बोल सकते हो मेथड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, मेथड, या कह सकते हो कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो, किसकी संभव हो, लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो, वो आपका क्या कहलाती है, विधि या मेथड। युक्तियां क्या होती है सर, युक्तियां होती है प्रक्रिया, जिन प्रक्रियाओं से गुजरते हो किसी भी विधि में पढ़ाने के लिए, किसी भी विधि को प्रयोग में लाने के लिए आपको कुछ तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। क्या अपनाने पड़ते हैं, तौर तरीके। उन तौर तरीकों को क्या कह सकते हो, उनको आप युक्तियां या डिवाइसेस तो नहीं कहेंगे, डिवाइसेस ने सॉरी डिवाइसेस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डिवाइसेस बोल सकते हो, है ना। उसके अंदर जो भी क्रियाकलाप, आप जो एक्टिविटी कह सकते हो, जो भी आप यूज कर रहे हो वो आपका युक्तियां है। यानी आप कह सकते हो कि विधि एक योजना है, यानी पढ़ाने की एक योजना जो होती है, वो योजना तो कौन है, योजना तो आपकी विधि है। योजना तो क्या है, आपकी विधि है, जिसमें युक्ति, जिसमें क्या आप प्रयोग करते हो, इस विधि के अंदर आप एक युक्ति लगाते हो, तरीका लगाते हो, उस तरीके के लिए उसके अंदर क्या आती है, प्रविधियां आती है, उसके अंतर्गत क्या आती है, प्रविधियां आती है। यानी योजना है सबसे बड़ी, योजना यानी विधि है, विधि के बाद में जो आती है वो क्या आती है, विधि के बाद में आपकी युक्ति, युक्ति के अंदर प्रविधियां होती है। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा पजल करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति संभव है वो विधि कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूं कि आपके जो ऑनलाइन आपने टेस्ट दिया है तो उसके अंदर आपके इसका आंसर जो है वो बाय मिस्टेक ऑप्शन ए दे दिया गया है, लेकिन ऑप्शन न होके ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। चलिए अगला प्रश्न है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, यह कथन किसने दिया, गैलीलियो ने दिया, स्पेंसर ने दिया, आइंस्टीन ने दिया, या नेपोलियन ने दिया। इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिएगा अपने बात करें इसकी गैलीलियो की, तो आपके गैलीलियो ने क्या बोला था कि गणित, अपने सबसे पहले नेपोलियन की बात करते हैं, नीचे से चलते हैं ऊपर की ओर। नेपोलियन ने कहा कि गणित की उन्नति होगी, गणित की उन्नति जो है वो देश की उन्नति के साथ घनिष्ठ संबंध है, यानी गणित की उन्नति और देश की उन्नति जो है उसके साथ, देश की उन्नति और गणित की उन्नति का आपस में घनिष्ठ क्या है, संबंध है, ये कथन कहा था नेपोलियन ने। आइंस्टीन जी की बात करें तो इन्होंने कहा मानव चिंतन की प्रक्रिया, मानव चिंतन की जो प्रक्रिया है, मानव चिंतन की प्रक्रिया या प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को आइंस्टीन ने क्या कहा था, गणित कहा था भैया। क्या बोला था, गणित। स्पेंसर की बात करते हैं, स्पेंसर साहब कहते हैं मनोविज्ञान में, ये क्या कहते हैं, मनोविज्ञान में, किसमें, मनोविज्ञान में गणित संभव ही नहीं, गणित संभव ही नहीं, संभव ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है, संभव ही नहीं अति आवश्यक है। यानी मनोविज्ञान जो है उसमें गणित संभव ही नहीं, आवश्यक है, अति आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक, ये स्पेंसर ने बोला। और गैलीलियो ने क्या बोला, जो आपका कथन दिया हुआ है यही बोला, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टीचिंग मेथड से अंक गणित शिक्षण के उपयुक्त विधि है। अंक गणित यानी जो नंबर है, आपका बोल सकते हो नंबर मैथ्स जो है उसको समझाने के लिए, या जो अंक गणित है इसको समझाने के लिए कौन सी बेस्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि है क्या, प्रदर्शन विधि है क्या, विश्लेषण है क्या, या इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है। तो थोड़ा सी इनकी विधियों पे बात करें तो प्रदर्शन यानी कि करके सीखना, करके क्या करना, सीखना। टीचर जो है उसके प्रदर्शन करवाता है, छोटे छोटे एक्टिविटीज करवाता है, या ना उसके अकॉर्डिंग सिखाता है। ठीक है, हम प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो ये किलपैट्रिक नामक जो वैज्ञानिक है, किलपैट्रिक, इन्होंने इसका इनोवेशन किया था, खोज की थी। क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड, है ना।
तो एनालिसिस मेथड बोल सकते हो इसको। विश्लेषण विधि जो है वो अंकगणित के लिए उपयुक्त विधि है। इसमें बच्चा सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है, सक्रिय होता है। कौन होता है सक्रिय? छात्र सक्रिय होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके लास्ट ईयर L2 के अंदर शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपके लास्ट 1 या 2 भर्ती के अंदर एक में ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल है क्या, किलपेट्रिक, रसल या आर्मस्ट्रांग? फ्रोबेल साहब, हम फ्रोबेल साहब की बात करते हैं तो फ्रोबेल ने तो कौन सी विधि दी थी? आप बोलोगे किंडरगार्टन, गार्टन या गार्डन बोल सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग यूकेजी एलकेजी जो भी है वो कंसेप्ट आया था, यूकेजी एलकेजी वाला कंसेप्ट है ना। इसमें क्या बोला था? टीचर को क्या बोला गया? माली बोला गया था। माली किसको कहा था? टीचर को। ठीक है, टीचर को क्या बोला? माली। और विद्यालय क्या था? बगीचा था। विद्यालय क्या था? बगीचा। विद्यालय को क्या बोला था? बगीचा। और जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, विद्यार्थी हैं, इनको क्या बोला था? इनको बोला था पौधे। क्या बोला था? बगीचे के पौधे। इनको कौन तैयार करता है? माली, अध्यापक तैयार करता है। ठीक है ना। किलपैट्रिक अभी बात की थी, प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि? किलपैट्रिक ने कौन सी, सॉरी प्रदर्शन नहीं, प्रोजेक्ट मेथड। कौन सा? प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट में क्या हो सकता है? आप कोई थ्योरी लिख सकते हो, इसके अंदर चार्ट बना सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट दिया जा सकता है बच्चों को। रसल के बारे में कोई ज्यादा कुछ है नहीं। आर्मस्ट्रांग इन्होंने विधि दी थी ह्यूरिस्टिक। कौन सी विधि? ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सी विधि बोलो? ह्यूरिस्टिक विधि। और ये ह्यूरिस्टिक विधि जो है ये आपकी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी पे डिपेंडेंट है, यानी बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। कैसी? बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। ओके, आंसर है आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैथ शुरू हो गए भैया, अब टीचिंग मेथड खत्म, अब मैथ का क्वेश्चन। निम्न में से भाज्य संख्या, कौन सी संख्या? भाज्य। देखो, संख्याओं को भाज्यता के आधार पे कह सकते हो एक तरह से। एक तो संख्या होती है भाज्य और एक कौन सी होती है भैया? इसी की अपोजिट होती है अभाज्य। भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य? भाज्य नंबर यानी कंपोजिट नंबर, और इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं भैया? प्राइम नंबर। तो इनके लिए आप सिंपल सी टेक्निक ये होती है कि जो वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है, वो क्या होती हैं? आपकी भाज्य संख्याएं बोल सकते हो। या 2 से तो होती है तो वो सम और विषम वाला कंसेप्ट आपके आ जाता है, तो ये आपके कंसेप्ट अच्छा नहीं रहेगा, छोटे बच्चों वाला काम हो गया ये, तो बिल्कुल छोटे बच्चों को समझाने के काम आता है ऐसा, तो ये नहीं बोलोगे आप। क्या बोलोगे कि वह संख्याएं जो समय के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, समय के अलावा अन्य संख्याओं से क्या हो? विभाजित हो। अन्य संख्याओं से क्या हो भैया? विभाजित हो। उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य कौन सी होती है? वे संख्याएं जो केवल समय से विभाजित होती है, समय से क्या होती है? समय से विभाजित, यानी सेल्फ डिविजिबल है ये नंबर। जैसे भाज्य में हम बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है। उसके बाद आती है 6, फिर आती है 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, इस तरह से ये भाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें 4, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी 4, ठीक है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछे तो 9, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछे तो 9। अभाज्य की बात करें तो अभाज्य संख्याओं में आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, इस तरह से चलती है, ठीक है। और एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो कौन है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2, एकमात्र सम अभाज्य भी 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य कौन होती है? 3 होती है। उसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं है जो सम है,
इसके अलावा 2 के अलावा 3 सबसे छोटे विषम अभाज्य है, याद रखेंगे ना बात। ओके, अब बात करें इनमें से अभाज्य कौन सी और भाज्य कौन सी। भाज्य नहीं है मतलब वो कौन सी होगी, अभाज्य होगी, अन्य संख्याओं से डिविजिबल नहीं होगी, ऐसी संख्या पूछिए। तो इनके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। तो इसके लिए तो आपको अभाज्य गुणनखंड मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हो, और इसके लिए भी आपको कम से कम 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, उसके अलावा 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, इनका विभाज्यता का नियम आना चाहिए। इनका क्या आना चाहिए, विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए, ताकि आप जल्दी से चेक कर सको कि ये किससे डिविजिबल है। जैसे 161 जो है ना, कौन सी संख्या 161, ये 7 से विभाजित है। ये अगर इसको 7 से फैक्टर करोगे तो 7 × 23 बनेगा। क्या बनेगा, 7 × 23 बनेगा। अगर 221 की मैं बात करूं तो ये 13 × 17 बनेगा, ठीक है। और ऐसे 437 की बात करूं तो 19 × 23 बनेगा। ये तो सभी विभाजित हो रहे हैं, लेकिन 373 विभाजित नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपने। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसके ऊपर आपको थोड़ा विचार करना चाहिए, और आशा करता हूं इसके ऊपर आप सही आंसर देंगे। अभी मैंने जो थ्योरी बताई उसी का कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पर। तो देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। क्या कह रहा है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, तो एक जो है वो न ही तो भाज्य होती है, एक न ही तो भाज्य होती है, और न ही क्या होती है, अभाज्य होती है। एक न ही तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसने क्या पूछा है, कथनों पर विचार कर रहे हैं। ये आपका कथन जो है वो क्या है, गलत है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य है, ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। अभी अपने चर्चा की थी, सबसे छोटी अभाज्य 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे चलती है। तो सबसे छोटी संख्या तो 2 है, लेकिन विषम में सबसे छोटी 3 है। फिर है एक अभाज्य संख्या है, एक जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। एक नहीं तो भाज्य होती है, नहीं अभाज्य, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य है। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य कौन है, 2 ही है। तो एकमात्र सम संख्या भी है जो सबसे छोटी और अभाज्य है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सही। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य है, ये कथन भी सही है। तो 2 सही है, 4 सही है, 5 सही है। तो 2, 4, 5 सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अभी किसी को भी और भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, लिख सकते हो। नेक्स्ट है, निम्न में से कथन है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ये मान लो बोनस दे दिया जाए, क्योंकि निम्न में से कथन है, यहाँ पे सत्य है सत्य नहीं बोला, यहाँ मिस्टेक है छोटी सी, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। पहले भी आपको बताया मैंने, यही क्वेश्चन था वो। तो इसमें यहाँ पर प्रश्न में क्या आना था, यहाँ पर आना था कौन निम्न में से असत्य कथन है। कौन सा कथन है, असत्य है। देखो रिटर्न में तो ये आया था, लेकिन टाइपिंग किया जब इसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया तो ये शब्द आपके नहीं आ पाया, हार्ड कॉपी में ये था, ठीक है। तो देखिए फिर जो हार्ड कॉपी बाद में वापस प्रिंट की गई उनमें भी ये नहीं था, तो इसको थोड़ा अपडेट कर लें, असत्य के हिसाब से सॉल्व करें। तो सभी भाज्य संख्याएं पूर्ण होती है, सभी अभाज्य संख्याएं पूर्ण होती है, सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक होती है, सभी पूर्ण संख्याएं या तो भाज्य या अभाज्य होती है। तो अब देखो इसका पूरा का पूरा जो डाटाबेस है वो अपने देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर होता है। फिर उसके बाद आती है पूर्ण संख्या आती है, ठीक है। उसके बाद आपके आती है पूर्णांक संख्या आती है, और पूर्णांक संख्या के बाद में आपके रियल नंबर वास्तविक संख्या आती है, ठीक है। कौन सी आती है, वास्तविक संख्या। तो इस तरह से ये चार्ट बनता है। तो यहाँ पे जिस सभी अगर अपने इसमें बात करें, अगर ये कथन आ रहे हैं सभी ये है सभी ये है, तो इसमें क्या चेक करना होता है कि बाहर वाला अंदर वाले के लिए सत्य नहीं होगा, लेकिन अंदर वाला बाहर वाले में आ रहा है तो सत्य होगा। जैसे n क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो सभी प्राकृत जो है वो क्या है, होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है, क्योंकि n का गोला छोटा है और w का बड़ा, तो w में n आ रहा है, i के अंदर n और w दोनों आ रहे हैं, और r के अंदर n w r सभी आ रहे हैं। तो यहाँ देखो सभी भाज्य संख्याएं पूर्ण होती है, तो भाज्य संख्या यहीं पे कहीं बैठी होगी, तो पहला कथन आपका सही है। सभी अभाज्य संख्याएं भी पूर्ण होती है, सभी
अभाज्य संख्याएं भी पूर्ण होती है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जो 0, 1, 2, 3 से शुरू होती है। तो सभी अभाज्य संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं में आएगी कि नहीं आएगी? 0 के बाद में अनंत तक होती है, तो इनमें आएगी कि क्यों नहीं आएगी? ये भी सत्य है। फिर क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक होती है। तो सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो वास्तविक भी होती है। तो पूर्ण संख्या होल नंबर है W, तो ये R के अंदर आ रहा है, तो ये कथन भी आपका सही है। अब क्या बच गया? सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो या तो भाज्य होती है या अभाज्य होती है। तो देखो 0 के बाद में जो संख्याएं हैं, 0 और 1 को छोड़ दो, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4, 5, 6 से कंटिन्यू चलते रहो। तो हाँ आप देखोगे तो 0, 1 को छोड़ दो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 2 क्या है? अभाज्य। 3 क्या है? अभाज्य। 4 क्या है? भाज्य। 5 क्या है? अभाज्य। 6 क्या है? भाज्य। 7 अभाज्य। 8 भाज्य। 9 भाज्य। 10 भाज्य। ऐसे करते करते आप अनंत तक जाओगे तो कुछ भाज्य होंगी, कुछ अभाज्य होंगी, लेकिन 0 और 1 न ही तो भाज्य हैं और न ही क्या है? अभाज्य हैं। तो ये क्या कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं या तो भाज्य होती है या अभाज्य होती है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर होगा। क्लियर? गॉट इट? चले नेक्स्ट देखो, ये अच्छा प्रश्न है, आपके आया हुआ प्रश्न है। प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या किस रूप में होती है? प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या किस रूप में होती है? विषम आनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ नहीं है, n का मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। जैसे n बराबर 1 और n बराबर 2 मान लिए मैंने। दोनों के लिए मैं मान रख के चेक करता हूं, अगर ये विषम आ रहे हैं दोनों में तो ये सत्य है, वरना वो क्या होगा? असत्य होगा। कैसे सर? हम बात को थोड़ा समझे नहीं। हाँ माने बात पल्ला कौन पढ़ना आ रही, तो पढ़ जाएगी पल्ला। तो देखो कहीं करना है, तो देखो पहला है 4n-1 और 4n-3। इसके अंदर मैं एक मान रखूंगा n की जगह, तो 4 गुणा 1 माइनस 1, 4 गुणा 1 माइनस 3, तो ये बन गया 4 माइनस 1 और ये बन गया आपके 4 माइनस 3। तो 4 में से 1 घटाओ कितना आया? 3। 4 में से 3 घटाओ कितना आया? 1। 4 में से 3 घटाओ 1, 4 में से 1 घटाया 3। ठीक है, यहाँ तो सत्य हो रहा है, विषम आ रही है, लेकिन ये देखो एक जो आ रहा है, एक नहीं तो भाज्य है, नहीं है भाज्य, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया। एक आ रहा है यहाँ तो ये तो नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं हमने, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, समझ गए होंगे, या इसको उठा के इधर रख देते हैं, कहीं और कहीं रखें क्या? नहीं, मिटा ही देते हैं। चलो अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? हाँ जी, 4n² - 1 और इधर क्या दिया हुआ है? 4n² - 3। तो यहाँ 4 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 1 और इधर आएगा 4 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 3। दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही मेरे को, पहले ही गलत हो रहा है। यहाँ तो 4 - 1 और यहाँ हो गया 4 - 3, यहाँ तो आ गया 3, यहाँ फिर से वही 1। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा भैया? गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही मेरे को। क्यों भाई? बात सही है ना? अब देखो 4n+1 4n+3, +1 और +3, तो यहाँ देखो 4n+1 और 4n+3। ठीक है, यहाँ देखो n की जगह 1, 4 गुणा 1 + 1, तो यहाँ आएगा 4 गुणा 1 + 3, तो यहाँ आया 4 एकम 4 + 1, यहाँ आया 4 एकम 4 + 3, यहाँ आया 5, यहाँ आया 7। दोनों क्या है? अभाज्य भी हैं और विषम भी हैं। बिल्कुल ये सेट बैठ रहा है, कुछ कुछ सेट बैठ रहा है। 2 पे भी चेक करके देखें सर, बिल्कुल 4 गुणा 2 + 1 और 4 गुणा 2 + 3, 4 2 8 + 1, 4 2 8 + 3, तो ये आ गया 8 और 1 9, और ये कितना आ गया? ये कितना आ गया आपके? 8 और 3 11 आ गया। क्या आ गया? 11। तो 4n+1 ये कुछ ना कुछ विषम संख्याएं बन रही है, लेकिन अभाज्य नहीं बन रही है ना? 9 और 11 ये कुछ ना कुछ मामला जो है वो सेट बैठ रहा है। इसके अंदर लास्ट वाले में और देखें क्या सर? 4 गुणा 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1, और यहाँ क्या बनेगा? ये स्क्वायर कर रहे हो आप, 4 गुणा 1, ये तो वही 4 + 3, इधर भी 5 बनेगा, इधर 7 बनेगा, लेकिन स्क्वायर वाले में देखो 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4 + 1, इधर आएगा 4 गुणा 4 + 3, ये तो 4 और 4 16 और 1 कितना हो गया? 17,
ये कितना हो गया 16 और 3 हो गए 19। ये मामला जो है मेरे फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट देखो, एक मिनट। हाँ ये प्रश्न है, अगला प्रश्न है 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 तक, तो देखो 1 से 25 तक कितनी है, 1 से 50 तक कितनी है, 1 से 75 तक कितनी है, और 1 से 100 तक कितनी है। ये संख्याएं याद कर लो। 1 से 25 तक है 9, 1 से 50 तक है 15, 1 से 75 तक है 21, और 1 से 100 तक कितनी है 25 है। तो इसमें पूछा क्या, 1 से 50 पूछा है, तो 1 से 50 तक कितनी है 15, कितनी है 15। क्लियर। तो इस तरह से ये जो है आपके जो मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे के सारे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके थोड़ा बहुत मानवीय भूल के कारण जो गलतियां होती है उनको नेक्स्ट टेस्ट में नहीं दोहराएंगे, कोशिश करेंगे कि वो गलतियां नहीं हो, लेकिन फिर भी हो जाती है, मानवीय भूल है, हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी थोड़ा सा आप मैनेज करके चलें, क्योंकि आपको भी पता है कि जब क्वेश्चन बनाते हैं तो थोड़ा बहुत टाइपिंग में एरर हो जाता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, साथ में आप थोड़ी अपनी राय दें, नेक्स्ट जो क्लास है वो किस टॉपिक के ऊपर आए। ठीक है, और जितने भी टेस्ट होंगे सबका सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, मैथ का मिल जाएगा और प्लस में साइंस का भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।